तो एटर्नल्स मूवी हमारे सामने है, लेकिन ये मूवी मार्वल की और किसी भी मूवी के कंपैरेबल नहीं है। लेकिन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपर हीरोज एंड अ न्यू एरा, उस हिसाब से ये मूवी ठीक ठाक है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने बहुत सी सुपर हीरोज मूवी देखी है, लेकिन अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री के ऊपर एक नज़र मारें तो हमें ये बात साफ पता चलेगी कि मार्वल की कोई भी फर्स्ट मूवी किसी भी पर्टिकुलर सुपर हीरो के ऊपर आती है तो वो मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो मूवी एक्सप्लेन करने से पहले आपको इन कैरेक्टर्स के नाम जानना जरूरी है, यानी जो भी एटर्नल्स इस मूवी में दिखने वाले हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इकारस। तो इकारस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सारी एबिलिटीज सुपरमैन की तरह है, यानी वो लेजर फेंक सकता है और उड़ सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंगो। किंगो अपनी पावर्स की मदद से कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपने हाथों की मदद से प्रोजेक्टाइल बना सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मकारी। अब ये कैरेक्टर सबसे फास्ट कैरेक्टर है, यानी ये सबसे तेज दौड़ती है बाकी सब एटर्नल्स से। नेक्स्ट है फास्टोस। अब फास्टोस एक तरह से इन्वेंटर है, यानी कि किसी भी टाइप के वेपन को टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकता है। इसके बाद है एटर्नल्स की लीडर यानी एजैक। अब ये एटर्नल्स की लीडर है, प्लस इसके पास हीलिंग पावर्स है। इसके ऊपर ये सेलेस्टियल से बात कर सकती है, यानी इसी के थ्रू जो मेनली सेलेस्टियल्स होते हैं वो एटर्नल्स से कनेक्ट कर पाते हैं। अगली कैरेक्टर है स्प्राइट, जो कि इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। आगे आता है गिलगामेश, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी फिजिकली एटर्नल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यही है। देन हमारे पास आती है थैना। तो थैना एक बहुत पावरफुल वॉरियर है जो अपनी कॉस्मिक पावर्स की मदद से डिफरेंट वेपन्स क्रिएट कर सकती है। देन हमारे पास आता है ड्रूग, जो कि माइंड मैनिपुलेशन कर सकता है। एंड लास्ट में हमारे पास आती है सर्सी, जो कि अपनी पावर की मदद से मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। तो अब एटर्नल्स की बात हो चुकी है, तो अब मूवी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत से ही हमें दिखाया जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ में कुछ सेलेस्टियल्स आए थे, और उन्हीं में से कुछ सेलेस्टियल्स थे एरिशम एंड प्राइम सेलेस्टियल्स। देन हमें बताया जाता है कि किस तरह इन सेलेस्टियल्स ने सूरज बनाया और उससे लाइट प्रोड्यूस हुई और उससे सारे जीव जंतु इस दुनिया में आए। देन हमें बताया जाता है कि कुछ ऐसे डेविल क्रिएचर्स लाइक एलियंस हैं जो इंसानों को खाते हैं। सो इसके रिप्लाई में एरिशम नाम का जो सेलेस्टियल्स था उसने एक प्लेनेट ओलंपिया से बहुत से एटर्नल्स को लिया और उन एटर्नल्स को उन डेविल्स मॉन्स्टर या एलियंस के खिलाफ फाइट करने को भेज दिया, और वो भी उनसे फाइट करने के लिए चले गए। फिर वो हजारों साल पहले अर्थ में आ गए। अर्थ में आने के बाद भी वो डेविल एलियंस उनके ऊपर अटैक करना नहीं छोड़ रहे थे। वो अर्थ के ऊपर बार बार अटैक करते और एटर्नल्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को उनसे बार बार बचाते, और इसके साथ साथ वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए भी उनकी बहुत हेल्प करते थे। तो अब एटर्नल्स का वहाँ से जाने का समय हो चुका था, इसलिए सर्सी नाम की एक एटर्नल थी जिसने एक बच्चे को एक गोल्डन खंजर दिया। या आपको उसने सिंपल खंजर दिया, लेकिन वो गोल्डन कलर में चेंज हो गया। और फिर बहुत से हज़ारों साल बीत जाते हैं और हमारी कहानी सीधी पहुंच जाती है लंदन। अब हमें लंदन में सर्सी को दिखाया जाता है, और सर्सी उसी खंजर की इमेज के सामने बैठी होती है जो खंजर उसने हज़ारों साल पहले एक बच्चे को दिया था। और औसम बात तो ये है कि ये वही खंजर था जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है। देन सामने आता है डेन बिटमैन, और एक्चुअली में सर्सी और डेन बिटमैन रिलेशनशिप में होते हैं, और उसी बीच जिस म्यूजियम में वो काम करते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। लेकिन सर्सी अपनी पावर से किसी न किसी तरह उस भूकंप से सबको बचा लेती है। बट उसी रात डेन बिटमैन का बर्थडे होता है। फिर वो सर्सी के घर जाता है। देन हमें पता चलता है कि सर्सी के साथ एक और 12 साल की एटर्नल रह रही होती है, और उसका नाम होता है स्प्राइट। अरे ये वाली स्प्राइट नहीं, ये वाली स्प्राइट। देन हमें पता चलता है कि सर्सी बाकी इंसानों के साथ हंसी मजाक करती है, अपने डिफरेंट इल्यूजन्स उन्हें दिखाती है, और किसी भी इंसान को किसी और इंसान में चेंज करती है, और एक्चुअली में यही सर्सी की पावर्स होती हैं। देन डेन बिटमैन अपने रिलेशनशिप वाले स्टेप को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो सर्सी से पूछता है तो वो साफ मना कर देती है। लेकिन इसी बीच डेन बिटमैन को उसके ऊपर शक हो चुका था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसके पास कोई सुपर पावर्स है, इसलिए वो उसको बोलता है कि कहीं तुम इल्यूजन तो नहीं क्रिएट करती हो, कहीं तुम डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं हो। लेकिन इसके रिप्लाई में वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है।
तो अब सर्सी और स्प्राइट दोनों घूमने के लिए जाते हैं और वहीं पे तालाब के पास एंट्री होती है एक डेविएंट की। अब ये वही डेविएंट होते हैं जो उनके ऊपर शुरू से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार का जो डेविएंट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस बार के डेविएंट अपने आप को हील भी कर सकता है और उसने उन दोनों को लगभग ओवरकम कर दिया था। तो अब एंट्री होती है इकारस की और इकारस उस डेविएंट से फाइट करता है और बहुत हद तक उसे हराने वाला होता है, लेकिन वो डेविएंट वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को अपने डैन विटमैन ने भी देख लिया होता है, जिसके रिप्लाई में वो पूछता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। इसके रिप्लाई में सर्सी उसे सब कुछ बता देती है कि वो इटर्नल्स है और बहुत टाइम से यहीं पे हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में डैन विटमैन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है कि जब थैनोस आया था तो तब तुमने उनसे हमें क्यों नहीं बचाया। तो इसके रिप्लाई में वो कहते हैं कि हमने मानवता की किसी भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है, यानी परमिशन ना होने की वजह से एटर्नल्स ने अवेंजर्स की हेल्प नहीं की। इसके बाद सर्सी से ये भी बोलती है कि मैं और इकारस पिछले 5000 सालों से रिलेशनशिप में थे और उसके बाद हम दोनों अलग हो गए और अभी मिले हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है कि इकारिस और स्प्राइट दोनों बात कर रहे होते हैं कि इस बार का डेविएंट पिछले किसी भी डेविएंट से सबसे ज़्यादा पावरफुल था और ये हम पे हमला करने आया था, इसलिए वो कहता है कि अब हमें फिर से रियूनाइट करना पड़ेगा। तो अब हम पहुंच जाते हैं 5000 साल पहले, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक सेलेस्टियल अजैक को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम इमोशनली तरीके से अर्थ से कभी अटैच मत होना, तुम बस अपना काम करो, अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करो और बस, बाकी किसी भी इमोशनली वे से उनसे अट्रैक्ट या उनसे अटैच होने की कोशिश मत करना। देन हमें दिखाया जाता है फास्टोस। एक्चुअली में ये भी एक सेलेस्टियल होता है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की हेल्प करना चाहता है एक ऐसा इंजन बना के जिससे उनका भला होगा। लेकिन इसके रिप्लाई में उसकी पूरी टीम कहती है कि अभी हमें ये इंजन ह्यूमंस को नहीं देना चाहिए, भले ही वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन तब भी अभी ये सही टाइम नहीं है कि हम ये इंजन उन्हें दें। तो इसको रिप्लेस करके वो उन्हें एक हल बना के देता है। देन हमें दिखाया जाता है कि सब एटर्नल्स एक पार्टी में बैठे होते हैं, लेकिन थैना इस पार्टी से खुश नहीं होती। वो बस यही कहती है कि वो यहाँ पे लड़ने के लिए आई है, ना कि पार्टी अटेंड करने के लिए। देन वहीं पे एक कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है मकारी, और ये कैरेक्टर कुछ बोल सुन नहीं सकती है, बस इशारों के थ्रू किसी से बात करती है। तो अब टाइम होता है 4000 AD और इसी बीच इंडिया में गुप्ता एम्पायर चल रहा होता है और इसी बीच इकारस और सर्सी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। देन हम प्रेजेंट डे में पहुंचते हैं और वो एटर्नल्स जो थोड़े बहुत इकट्ठे हुए होते हैं वो जाते हैं साउथ डकोटा और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एजेक्स अब उनके बीच नहीं रही है और मर चुकी है, और उनका पहला शक उसी डेविएंट पे जाता है जिससे वो लड़े थे। तो एजेक अपनी पावर से सेलेस्टियल से बात कर सकती थी, इसलिए जैसे उसकी डेथ होती है वैसे उसकी सारी पावर आ जाती है सर्सी पे। तो अब सर्सी एक सेलेस्टियल से कनेक्ट हो जाती है और वो कहती है कि इसकी डेथ कैसे हो सकती है, लेकिन वो बस एक ही बात कहता है, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। देन हम फिर से पास में पहुंच जाते हैं और इस बार हम पहुंचते हैं 1521 AD और एक्चुअली में इस टाइम पे वॉर चल रही होती है और इस टाइम तक ह्यूमंस ने अपने आप को इतना ज़्यादा एडवांस तो कर ही लिया था कि वो गन्स का यूज़ कर सके। इसीलिए एक एटर्नल अजैक को ये कहता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अजैक इसके रिप्लाई में कहती है ये उनकी लड़ाई है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वो उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। तो इसी बीच उनके बीच में आपस में तू मैं शुरू हो जाती है और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि अब एक भी डेविएंट वहाँ पे नहीं था, यानी अब जितने भी डेविएंट थे उन्हें एटर्नल्स ख़त्म कर चुके थे। इसलिए अब अजैक ये कहती है या वो ये सोचती है कि अब जितने भी एटर्नल्स हैं वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं, यानी जहाँ चाहे वो जा सकते हैं और एक आम जिंदगी एक आम आदमी की तरह अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। देन हम फिर से प्रेजेंट डे में पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है किंगो, जो कि एक एटर्नल होता है और किंगो अब एक बहुत बड़ा बॉलीवुड एक्टर बन चुका होता है। देन हमारी स्टोरी पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में हम दो एटर्नल्स को देखते हैं और जिनमें से एक होती है थैना और दूसरा होता है गिलगामेश। और फिर हमें थैना के बारे में बताया जाता है कि पास में उसके साथ कुछ हुआ होता है जिस वजह से वो कभी कभी भूल जाती है कि वो है कौन, वो किसी से भी लड़ने लग पड़ती है और इस टाइम वो इसी सिचुएशन में थी, लेकिन किसी ना किसी तरह इस एटर्नल ने उसे कंट्रोल करके रखा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसकी याददाश्त परमानेंटली जा चुकी है, कोई एटर्नल्स उसे उसके बारे में याद दिला देता था कि वो है कौन। देन हमें दिखाया जाता है कि सर्सी एक सेलेस्टियल से कांटेक्ट करती है, जो सेलेस्टियल होता है एरिज्म, और वो उसे बताता है कि हर मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एक सेलेस्टियल जन्म लेता है, लेकिन जो अर्थ का सेलेस्टियल है वो अभी तक जन्म नहीं ले पाया है, यानी वो अभी तक बाहर नहीं आया है।
और इसी बीच हमें बताया जाता है कि एजेक्स सब सेलेस्टियल की मदद करती है उन्हें जन्म देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर अर्थ का सेलेस्टियल जिसका नाम था टाइमर्ट वो बाहर आता तो पूरी अर्थ तबाह हो जाती और जितने पीपल थे वो सब मारे जाते। लेकिन अभी उसको आने में थोड़ा टाइम था। इसके ऊपर वो बोलता है कि इन चीज़ों का नाम है एनर्जेम्स, यानी कि जब भी अर्थ की टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो उस टाइम पे अर्थ का सेलेस्टियल्स अर्थ से बाहर निकल के आएगा और पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। लेकिन अब एजा की दुनिया में नहीं रही है, यानी कि अब ये काम सर्सी को ही करना पड़ेगा। तो अब आता है मूवी का बेस्ट सीन, जहाँ पे ये सेलेस्टियल सर्सी से कहता है कि तुम सबको मैंने क्रिएट किया है, ओलंपिया जैसा कोई भी चीज नहीं है, तुम जस्ट एक रोबोट हो जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके ऊपर जो भी तुमने डेवेंट देखे हैं वो भी मैंने खुद ही क्रिएट किए हैं ताकि पूरी तरह से बैलेंस बना रहे। लेकिन इन्हीं में से कुछ डेवेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इतना एडवांस कर लिया कि वो मेरी पहुंच से बाहर चले गए और बुरे बन गए, और इसीलिए मैंने एटर्नल्स को बनाया ताकि वो उन बुरे डेविएंट से पूरे ह्यूमन लोगों की रक्षा कर सके। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं, यानी एटर्नल्स होते ही नहीं, तो वो डेविएंट ह्यूमंस को खा लेते, और अगर लाइफ ढंग से फॉर्म अर्थ में नहीं होती तो अर्थ का सेलेस्टियल्स डायमंड बाहर नहीं आता, जिस वजह से ये सब कुछ मैंने किया। और ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया इसी का नाम था इमरजेंस। तो अब ये सेलेस्टियल सर्सी से कहता है कि जितने भी डेविएंट्स थे वो सब मारे जा चुके हैं, इसलिए ये टाइगन के आने का सही समय है, यानी अर्थ किसी भी पल डिस्ट्रॉय हो सकती है। और फिर ये सब बातें सर्सी बाकी एटर्नल्स को कहती है, और बाकी एटर्नल्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि क्या सचमुच हम एक रोबोट है। तो अब जो भी एटर्नल्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वो सब साथ में आ जाते हैं और सेलेस्टियल्स को रोकने के लिए चल पड़ते हैं। यानी जो इमरजेंस प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये वो होने नहीं देंगे। तो अब ये अमेज़न की ओर चल पड़ते हैं जहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और वहीं पे बैठा था ड्रूक। तो बेसिकली अब ये एटर्नल्स ये चाहते थे कि हमारी पूरी टीम एक्सपैंड हो, इसलिए ये ड्रूक को बोलते हैं कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, लेकिन वो मना कर देता है। तो अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इकारिस परेशानी में होता है। एक्चुअली में वो सर्सी को लेकर परेशान था क्योंकि सर्सी ने गद्दारी की थी एरिज्म के साथ, और वो उसे यही कहता है कि अगर एरिज्म को ये सब बातें पता चली तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन सर्सी बोलती है इन सब बातों को तो छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पास में छोड़ के क्यों चले गए थे। लेकिन जैसे ही इकारिस इसका रिप्लाई देने वाला होता है वैसे ही उनके ऊपर बहुत से डेविएंट्स अटैक कर देते हैं। तो अब जो डेविएंट्स आए थे ये पहले से भी और ज्यादा पावरफुल हो गए थे, यानी ये धीरे धीरे करके और ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि थैना अपना कंट्रोल फिर से खो देती है। तो इससे ये होता है कि जो गिलागमिश होता है उसे एक डेविएंट मार देता है, और जिस डेविएंट ने इसे मारा होता है ये उनका लीडर ही होता है जिसका नाम होता है क्रो। और किसी तरह से क्रो के दिमाग में भी वो सारी मेमोरीज आ जाती है जो अजैक की थी, यानी वो सब भी समझ गया था कि सेलेस्टियल्स बुरे हैं। और वो एटर्नल से ये कहता है कि तुमने मेरे परिवार या तुमने मेरी प्रजाति को मार दिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बेसिकली वो हेल्प लेते हैं ड्रूक की। ड्रूक बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो करना नियरली इम्पॉसिबल है। एक्चुअली में वो ड्रूक को बोल रहे होते हैं कि तुम सेलेस्टियल्स के ब्रेन को कंट्रोल कर लो, लेकिन ड्रूक बोलता है कि जिन्होंने हमें बनाया है उनके ब्रेन्स को कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल के अराउंड है। तो इसलिए वो सब बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास फास्टोस है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है इस काम में। तो अब हम फिर से टाइम में पीछे चल जाते हैं, और टाइम में पीछे जाते ही हम पहुंचते हैं नागासाकी, जिस टाइम वहां पे अटैक हुआ था। तो अब एक्चुअली में फास्टोस ने ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे, उनकी हेल्प की थी बनाने में, जिसकी वजह से नागासाकी में इतने लोग मारे गए। इसलिए वो अपने आप को ब्लेम करता है और ये मानता है कि अब वो अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा। तो अब हम फिर से प्रेजेंट डे में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे इकारस और सर्सी उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। उनका एक बच्चा भी होता है जो यहाँ पे सुपरमैन की रेफरेंस देता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखों से लेजर निकलती है, क्या तुम सुपरमैन हो, जो कि बहुत अजीब है वैसे डीसी की रेफरेंस मार्वल में, लेकिन तब भी। इसके बाद इकारस और सर्सी उससे पूछते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन वो तब भी मना कर देता है। लेकिन उसी बीच उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी बाद में फ्यूचर देखे तो तुम्हें उन सेलेस्टियल्स को रोकना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे नज़रिए से तुम इनके साथ जाओ। तो अब सब एटर्नल्स धीरे धीरे करके एक हो रहे होते हैं, इसीलिए अब वो जाते इराक, जहाँ पे उन्हें मकारी मिलती है और उनकी शिप मिलती है। अब एक्चुअली में मकारी यहीं पे रहती है। तो फास्टो से कमाल की चीज इन्वेंट करता है। वो एक ऐसे ब्रेसलेट्स बनाता है जिन ब्रेसलेट्स को अगर हर एक एटर्नल पहन ले तो वो एक दूसरे की पावर्स को यूज कर पाएंगे। और ठीक फेस्टोस उन्हें यही कहता है कि हमारा खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इन ब्रेसलेट्स की जरूरत पड़ेगी उन सेलेस्टियल्स के खिलाफ।
लेकिन अभी भी एटर्नल्स परेशानी में होते हैं। एक्चुअली में वो यही सोच रहे होते हैं कि जिन्होंने हमें बनाया है हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। इसलिए वो सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं ताकि थोड़ी देर तक अकेले में कुछ सोच सके। तो अब अकेले में इकारस सोचता है 6 दिन पहले की यादों को, जब अजैक जिंदा थी। और यहाँ पे इकारस उससे कहता है कि वो सरसी को अभी भी बहुत मिस करता है, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मैंने उसे छोड़ा था। वो बोलता है कि मैंने बस उसे एक ही रीज़न की वजह से छोड़ा था, और वो था एमरजेंस। यानी एमरजेंस के बारे में इकारस को पहले से पता था। अब एजक उससे कहती है कि जो होना है वो होके रहेगा, एमरजेंस तो होके रहेगा। अब एक्चुअली में यहाँ पे वो थैनोस वाली बात भी कहती है। वो बोलती है जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो उसके लिए एमरजेंस स्टॉप हुआ था, लेकिन परमानेंटली रुका नहीं था। एमरजेंस डिले हुआ क्योंकि थैनोस की चुटकी से 5 साल बाद सब एवेंजर्स ने सब कुछ ठीक कर दिया। यानी भले ही एमरजेंस डिले हुआ लेकिन ये होके रहेगा। इसी बीच वो ये भी कहती है कि अब इसे होने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। इसलिए एजक ये चाहती थी कि सब एटर्नल्स एक साथ हो, इसलिए वो इकारस को यही बोलती है कि सब एटर्नल्स को एक साथ करो। लेकिन अब इकारस और एजक अलास्का जाते हैं और अलास्का में जितने भी डेविएंट थे वो वहाँ पे उसे मार देते हैं, यानी एजक को मार देते हैं। तो अब ये डेविएंट ग्लोवर बाउंड्री की वजह से आए थे जो कि फ्रोजन टाइप लग रहे थे, लेकिन टिल एंड ये एजक को मार देते हैं। लेकिन अब वो अपनी सोच से बाहर आता है और सब एटर्नल्स इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे वो सरसी को अपने दिल की बात भी बता देता है। लेकिन जैसे उसने बताया होता है वैसे ही सरसी बोलती है कि इट हैज स्टार्टेड, यानी ये स्टार्ट हो चुका है, यानी एमरजेंस स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये सोचते हैं कि आखिरकार एमरजेंस शुरू कहाँ से हुआ होता है। तो इन्हें फाइनली पता चल जाता है कि एक वोल्केनो है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हो रहा है। लेकिन अब इकारस पूरी एटर्नल्स की टीम के सामने खड़ा होता है और वो ये कहता है कि अगर तुमने एमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मतलब वो ये चाहता था कि एमरजेंस हो। वो ये भी बता देता है कि मुझे एमरजेंस के बारे में पहले से पता था। इसके ऊपर उसने ये भी कहा कि एजैक भी तुम्हारी तरह थी जिसने इसे रोकने की कोशिश की, इसलिए मुझे उसे ही मारना पड़ा। यानी कि इकारस उसे अलास्का यानी एजैक को अलास्का इसीलिए लेके गया था क्योंकि वहाँ पे जितने भी डेविएंट होंगे वो उसे मार सके। और वो ये भी बोलता है अगर एक प्लेनेट तबाह होगा तभी मिलियंस ऑफ प्लेनेट जन्म लेंगे। यानी कि मैं अपने मास्टर के लिए काम करता हूँ, यानी जो मेरे मास्टर है वो है एरिशियम सेलेस्टियल, और मैं उन्हीं के लिए काम करता रहूँगा। तो अब स्प्राइट और किंगो ये दोनों भी इकारस की स्पोर्ट में रहते हैं। ये बोलती है कि अगर एक प्लेनेट की जगह में इतने ज़्यादा प्लेनेट मिल रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब जो फास्टोस होता है वो सबको ब्रेसलेट दे देता है और उस वोल्केनो की ओर चल पड़ते हैं। यानी जो एमरजेंस होने वाला होता है वो उसे रोकने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच इकारस स्प्राइट से बोलता है कि तुम ये एमरजेंस को संभालो, यानी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम मुझे बताना, और ये एटर्नल्स जो उसे रोकने के लिए जा रहे हैं मैं इन्हें संभालता हूँ। और इसी बीच ड्रूक की डेथ हो जाती है। एक्चुअली में इकारी ने उसे मार दिया होता है। अब जो मकारी है वो इकारी से लड़ने के लिए आ जाती है और इन दोनों की बहुत लॉन्ग फाइट होती है। और इसी बीच सरसी उन सबसे कहती है, यानी सब एटर्नल से यही कहती है कि इकारिस को बिजी रखो, अगर वो बिजी रहेगा तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये सेलेस्टियल को रोक पाऊंगी। यानी जो सेलेस्टियल अर्थ से या उस वोल्केनो से निकलने वाला है उसे सरसी रोक सकती थी अगर इकारिस को वो सब बिजी रखें। लेकिन उसी बीच एंट्री होती है क्रो की। अब मैंने आपको बताया था कि क्रो वही है जो डेविएंट्स का बॉस था। अब क्रो भी इकारिस की साइड ही होता है और क्रो लड़ने जाता है थैना से, और थैना को वो लगभग हराने वाला होता है क्योंकि थैना अपना कंट्रोल लगभग खो चुकी होती है। लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको पता ही है क्या होता है, थैना का कंट्रोल वापस आ जाता है और वो उनके लीडर क्रो को मार देती है। लेकिन अब जैसे सरसी एमरजेंस को रोकने के लिए बढ़ती है तो वैसे ही उसके पीछे से स्प्राइट उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसको चाकू से पूरी तरह छील देती है। एक्चुअली में अब स्प्राइट ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो बोलती है कि उसे ह्यूमन से बहुत ज़्यादा नफरत है। एक्चुअली में वो इस छोटे शरीर में फंसी होती है, जिस वजह से वो बोलती है कि वो बस छोटी है और कभी बड़ी नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रूक अभी भी जिंदा होता है और ड्रूक उसके पीछे यानी स्प्राइट के पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन अब जस्ट एमरजेंस होने वाला होता है, यानी वो सेलेस्टियल बाहर आने लग पड़ता है और उसका हाथ ही इतना बड़ा होता है कि इनकी पूरी फाइट को वो हाथ ही कवर कर लेता है। यानी जहाँ पे भी इनकी फाइट हो रही होती है वो उसके हैंड के ऊपर हो रही होती है। लेकिन अब जैसे सरसी ये देखती है तो वो एक दिमाग यूज़ करती है, यानी वो ये सोचती है कि अगर इसके हैंड को फ्रीज किया जाए तो ये वहीं पर रुक जाएगा, और वो वैसा ही करती है। वो उसके हैंड को फ्रीज कर देती है और बस सेलेस्टियल वहीं पर रुक जाता है, यानी एमरजेंस रुक जाता है।
लेकिन इसी बीच इकारिस सरसी के ऊपर अटैक करने लग पड़ता है। अब एक्चुअली में जैसे वो अटैक करने लगता है तो इकारिस को सब कुछ याद आ जाता है, जो भी पुरानी यादें उसने उसके साथ बिताई थी, और वो सन पे वापस चल जाता है। और इसी बीच फेस्टस उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया, तुमने इस इमरजेंसी को कैसे रोका। तो अब सरसी बोलती है कि एक्चुअली में जो तुमने ब्रेसलेट्स बनाए थे उसकी वजह से हमारी पावर बहुत ज़्यादा थी, और मैं उस सेलेस्टियल की पावर महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से मैंने उसे कंट्रोल कर लिया और जमा दिया, और मैंने उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर लिया। और अब स्प्राइट आगे आती है और अब सरसी उससे कहती है कि क्या तुम्हें ह्यूमन फॉर्म चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास उस सेलेस्टियल की पावर बची है। वो बोलती है हाँ, और वो उसे ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन देन डेन विटमैन और सरसी वहाँ पे घूम रहे होते हैं, और डेन विटमैन भी अपनी फैमिली के बारे में सरसी को बताता है कि उसकी फैमिली कितने कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जैसे ही वो बताने लगता है वैसे ही सेलेस्टियल, वो जो सेलेस्टियल था, वो सरसी को वहाँ से ले जाता है। और एरिज्म बस यही कहता है कि तुम्हारी वजह से एक सेलेस्टियल तबाह हुआ है, और इसका बदला मैं अभी तो नहीं लूँगा, अभी तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊँगा। तो अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन की। तो एक्चुअली में मिड क्रेडिट सीन में ऐसा होता है कि ये सब एटर्नल अपनी स्टारशिप से कहीं जा रहे होते हैं, और वहीं पे ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हम बाकी एटर्नल्स को कैसे ढूंढे। लेकिन उसी बीच वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है, और उसी पोर्टल से निकलता है पिप द ट्रोल। अब पिप द ट्रोल मार्वल कॉमिक्स का एक करेक्टर है, और वो इंट्रोड्यूस करता है कि अभी मेरे साथ है द मैड टाइटन के भाई यानी थैनोस के ब्रदर स्टार फॉक्स। लेकिन स्टार फॉक्स कहता है कि तुम्हारे दोस्त खतरे में हैं, और मैं ही जानता हूँ कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए। देन हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बिटमैन को, यानी डेन बिटमैन अपने म्यूजियम में ही होता है और वहीं पे काम कर रहा होता है। लेकिन वैसे उसे एक बक्सा दिखता है, और जैसे उस बक्से को खोलता है उसके अंदर उसे स्वॉर्ड मिलती है, और जैसे वो स्वॉर्ड को पकड़ता है वैसे पीछे से आवाज आती है, शो मी डैट यू आर रेडी फॉर डैट मिस्टर बिटमैन। तो यहाँ पे सीधी बात हो रही है ब्लैक नाइट की, यानी जो डेन है अब वो ब्लैक नाइट है, और ब्लैक नाइट मार्वल कॉमिक्स का एक करेक्टर है। और इसके ऊपर डिटेल वीडियो तो मतलब सेपरेट बनती है, ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने एटर्नल्स मूवी को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये मूवी और ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सो एस एस 10 assembled।